नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराब हाय शेषा जी। भगवान की हाय असीम शेषराज भाई, कृपा। नमस्कार। हाय हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी की मदद है। आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले न्यू कमर सनराइज ग्रुप का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अनुभव साझा करने का मौका दिया। 12 परंपराओं में से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है दोस्तों, परंपरा नंबर 7, उस पर मुझे अपने अनुभव साझा करना है। जो भी ए में आने के बाद में मैंने उसे अनुभव किया। एवरी ए ग्रुप ought to be fully self-supporting, declining outside contributions, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि ए के प्रत्येक समूह पूर्ण रूप से स्वावलंबी होनी चाहिए और बाहरी सहायता अस्वीकार करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे आज भी अपने पहले दिन के बारे में इतना थोड़ा सा याद है कि मीटिंग में जाने के बाद में जब मीटिंग खत्म होते ही आ रही थी कि एक छोटा सा बॉक्स मीटिंग हॉल में घूमा था और जब जब वो मेंबरों के पास जाता था तो मेंबर्स कुछ न कुछ पैसा उसमें डालते थे, लेकिन मैं ये देख रहा था कि कोई भी वो पैसा दिखा नहीं रहा था। बहुत ही शांत मन से और चुपके से वो पैसा डाला जाता था। बाजू वाले को भी पता नहीं चलता था कि कितना पैसा वहां डाला गया है। पहले दिन मुझे नहीं समझ में आया कि ये किस लिए ये बॉक्स घूम रहा है, क्यों उसमें पैसे डाले जा रहे हैं। और मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने डाला भी था या नहीं था। हो सकता है कि जिस दोस्त ने मुझे का मैसेज दिया, शायद उसने मेरे उसमें डाले होंगे अपनी तरफ से। मगर मीटिंग के बाद में हम सभी मिलकर चाय पीने गए, चाय वाय पी गई। तो यही सिलसिला मैंने और भी आगे, जब जैसे जैसे मैं एक ही मीटिंग में आते रहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं पहली ही मीटिंग से जो इस फेलोशिप से मैं जुड़ गया, तो उसके बाद में मुझे पीछे पलट कर देखने का मौका नहीं मिला। और ऐसा क्या जादू कर दिया इस फेलोशिप ने, इस मीटिंग ने, पता नहीं, कि सुबह शाम दारू के अड्डे की तरफ जाने वाले कदम इस एक ही मीटिंग की तरफ आने लगे। जो जुनून, जो पागलपन शराब के मामले में था, वही जुनून, वही पागलपन एक ही मीटिंग के बारे में मुझे मेरे अंदर पैदा हो चुका था। जो ट्रीटमेंट, जो प्रेम, जो सहानुभूति यहाँ के लोगों ने मुझे दी थी, जो अपनापन मुझे दिया था, उसने ये चमत्कार कर दिया था कि मैं इससे पूरी तरीके से अटैच हो गया था। तो निरंतर मैं मीटिंग में आ रहा था और रोज ये सारी चीजें देख रहा था। तो शुरू में ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ये जो कलेक्शन होता है तो शायद ये चाय वाय का खर्चा होता होगा इससे। मगर कुछ ही दिनों के बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ किटी, किटी का महत्व क्या है, अब इसे पहली बार पता चला कि इसे किटी कहा जाता है। और उसमें फिर शेरर ने बताया, जो अनुभवी सदस्य थे, कि ये जो ए का प्रोग्राम है, हम लोग बाहर से किसी की भी आर्थिक मदद नहीं लेते और ए का सारा जो खर्चा है इसी के सदस्य हमेशा उठाते हैं अपने अंशदान से। ये बात बिल्कुल थोड़ी अजीब थी, क्योंकि मैं भी कई संस्थाओं में काम कर चुका था, बाहरी दुनिया में सोशली भी मैं काफी एक्टिव रहा था। तो लगभग हर संस्था को मैंने यहाँ से वहां से, सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों से मैंने दान लेते हुए देखा था, कंट्रीब्यूट, बहुत सारे खर्चे पूरे करते हुए देखा था। मगर ये एक अनोखी ही संस्था मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई ये बाहर से किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार करती नहीं, ना तो पैसा देती है और ना ही लेती है। और सारा जो खर्चा है, चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो या बाहर जो हमारी और भी सर्विस बॉडीज है उस लेवल पे हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सारा जो काम है
वो इस ए की फेलोशिप के जो मेंबर्स है उन्हीं के अंशदान पे चलता है। और ये जो किटी घूम रही है ग्रुप में, इसी से ये जो जमा हुआ पैसा है, जिसमें चाय पीने के बाद और बाकी के भी जो खर्चे वो करने के बाद जो पैसा बचता है, उसी से हम ए का कैरिंग द मैसेज का काम करते हैं। इन्हीं पैसों से हम पॉम्पलेट छापते हैं, बैनर छापते हैं, पीड़ित शराबी तक ए का मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों धीरे धीरे बार बार ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनने के बाद में समझ में आई। मगर आखिरकार ये जो परंपरा है, जिसे हम ए में परंपरा कहते हैं, ये कोई कायदा कानून या नियम नहीं है। ए की भाषा में इसे ट्रेडिशंस कहा जाता है, परंपरा है, जो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, वो अनुभव के साथ में बनती चली गई। तो जैसे जैसे मैं ए में आते रहा, मैं बाद में लिटरेचर भी पढ़ना शुरू किया, ए के इतिहास के बारे में जानकारी लेनी शुरू की, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से बहुत कुछ पता चलने लगा। इन सारी चीजों का एक इतिहास है। हमारी जो 12 परंपराएं है, जैसा हमारे 12 कदम है, तो 12 कदम जैसे मेरे जैसे अल्कोहलिक की रिकवरी के लिए बनाए गए, कि ताकि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की इस खतरनाक बीमारी से रिकवर हो पाऊं, ठीक वैसे ही 12 परंपराएं हैं कि जो हमारी एकता के लिए बनाई गई। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की और उसके ग्रुपों की एकता नहीं रहेगी, तो मेरे जैसा शराबी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि आज मैं जो जिंदा हूँ, शराब से दूर हूँ, एक अच्छी जिंदगी में जी रहा हूँ, तो वो मैं अपनी बदौलत नहीं हूँ, मैं इस ए की फेलोशिप, ए के प्रोग्राम की बदौलत हूँ। और इसीलिए अगर आज मुझे जिंदा रहना है, और जो नई आने वाली शराबियों की पीढ़ियां है, उनके लिए भी अगर ये जो नई जिंदगी बचाने का मैसेज अगर कायम रखना है, तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को यूनाइट रखना पड़ेगा, एक का अस्तित्व बचाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा। तो एक का अस्तित्व बचाए रखने के लिए ही ये 12 परंपराओं का निर्माण हुआ। ये धीरे धीरे बाद में मुझे इतिहास से समझ में आया। 10 जून 1935 में हमारे दो को फाउंडर में से एक को फाउंडर डॉक्टर बॉब, उनको शराब की दूरी हासिल हुई। और ए के इतिहास के मुताबिक हम मानते हैं कि ए की स्थापना वहां उस दिन से हुई, 10 जून 1935 से। मगर जो 12 परंपराएं हैं, उनका स्वीकार हमने 1950 में किया, यानी लगभग 15 साल के बाद। जो हमारी 15वीं एनिवर्सरी थी, तो क्लीवलैंड कन्वेंशन में इन 12 परंपराओं का हमने स्वीकार किया। उससे पहले 1946 में पहली बार ये सारी 12 परंपराएं बिल डब्ल्यू, जो हमारे को फाउंडर है, उन्होंने लिखकर प्रकाशित कर डाली थी, हमारी ग्रेफवाइन करके जो मैगजीन आती है। तो ये जो 15 साल थे, ये हमारे ट्रायल और एरर के साल थे, गलतियां करके सीखने के साल थे। उन 15 सालों में जो जो अनुभव हमने लिया, उन्हीं अनुभवों का जो निचोड़ है, ये 12 परंपराएं है दोस्तों। जो आज इतने सालों से जो हमारी ए की फेलोशिप, ए का प्रोग्राम, ए की संस्था जो जीवित है, तो उसमें इन 12 परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसलिए मैं इस ग्रुप को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आभारी हूँ कि इन्होंने 12 ट्रेडिशंस पर ये वर्कशॉप चलाया है, ताकि लोगों को, ग्रुप के मेंबरों को इसकी जानकारी मिले कि हमारी एकता को कायम रखने के लिए इन परंपराओं का हमारी रिकवरी में भी कितना योगदान है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स है कि हम अपनी निजी जिंदगी में भी इनको लागू कर सकते हैं। ये जो 7 ट्रेडिशन जिस पर मैं आज अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ, इसने भी मुझे तात्विक तौर पे बदलने का, अंदर से मजबूत करने का बहुत बड़ा काम इस 7वें ट्रेडिशंस ने किया है, जो कहती है कि सेल्फ सपोर्ट का सिद्धांत बताती है। एक बेवड़ा मेरे जैसा, कि जो हमेशा हाथ फैलाए खड़े रहता था, जो अपनी हर गरज के लिए दूसरों पे डिपेंड था, वो आज सेल्फ सपोर्ट की बात करता है, अपने पाँव पे खड़ा होने की बात करता है। यही चीजें ए के बारे में भी लोगों को उस वक्त अजीब लगी, जब हमने इस तत्व को जब हमने स्वीकार किया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी भी प्रकार का बाहर का कंट्रीब्यूशंस या आर्थिक योगदान नहीं लेंगी, और अपने पाँव पे खड़े होगी, अपने खर्चे खुद चलाएगी।
तो उस वक़्त भी दुनिया की नज़रों में हमारा महत्व बहुत बढ़ गया था कि देखिए कि एक ज़माने के शराबी जो हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते थे और ये कैसी आज शराबियों की संस्था है कि जो कहती है कि हम बाहर से कोई आर्थिक मदद नहीं लेंगे। तो जितना दोस्तों 12 कदमों की वजह से इनका सम्मान है, उससे कई गुना ज़्यादा इन 12 आध्यात्मिक जो तत्व है परंपराओं में, इनकी वजह से इनका सम्मान बाहर की दुनिया में बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों 10 जून 1935 को डॉक्टर बॉब सोबर होने के बाद हमारे दोनों को-फाउंडर्स कहीं तो भी ये जो चेन सिस्टम थी कि एक शराबी दूसरे शराबी को अपने अनुभव बाँटता है और मिरेकुलसली दोनों सोबर हो जाते हैं, रहते हैं। तो इसी तत्व पे उन्होंने काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे उनको सफलताएँ भी मिलने लगी। 1937 के दरमियान एक्रोन में ही जब ये दोनों डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब के ड्राइंग रूम में बैठे थे और उस वक़्त करीब-करीब 35-40 लोग सोबर थे। तो इन दोनों के मन में विचार आया कि जिस प्रकार का एक आध्यात्मिक प्रोग्राम, आध्यात्मिक तत्व हम फॉलो कर रहे हैं, उसके आधार पे बड़े पैमाने पे होलसेल रिकवरी भी पॉसिबल है। यदि हमने थोड़े संसाधन जुटाए, अगर हमने जिन तत्वों पे हम काम करके सोबर हो रहे हैं, उनको अगर किताब का रूप दिया, वो प्रिंट होकर किताब आई, तो दूर-दराज तक लोगों तक ये मैसेज जा सकता है। हमको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में काम करना पड़ सकता है कि जैसे हम हॉस्पिटल्स का निर्माण कर सकते हैं, हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल अल्कोहलिक लोगों को बराबर ट्रीट नहीं करते। एक अल्कोहलिक का रिहैबिलिटेशंस भी होना चाहिए। हम इस काम के लिए पेड वर्कर्स भी रख सकते हैं। लोगों तक पॉम्पलेट्स पहुँचाने के लिए, लिटरेचर पहुँचाने के लिए प्रिंटिंग की भी आवश्यकता है। और इन सारी चीज़ों के लिए कहीं तो भी पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मगर हमने तो उस आध्यात्मिक तत्व के साथ शुरुआत की थी, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से एबीटी ने सीखा था और एबीटी से हमारे को-फाउंडर बिल डब्ल्यू ने सीखा था कि जो फ्री में मिला है, वो फ्री में बाँटो। ये जो मैसेज ऑफ रिकवरी है, ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो जो हमको फ्री में मिला है, वो हमें फ्री में ही बाँटना चाहिए। और शुरू-शुरू में ये तत्व बहुत ज़्यादा हावी था कि भाई आध्यात्मिकता और पैसा मिक्स नहीं हो सकता। और यही अनुभव हमको शुरुआत में भी मिले जब हम जो बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स हमने बनाई थी, एक मैसेज को कैरी करने के लिए और उसको पूरा करने के लिए जब हमने सोसाइटी के जो गणमान्य लोग होते हैं, जो चैरिटी में भरोसा करते हैं, जिनसे आर्थिक मदद मिल सकती है, कहीं तो भी अपने संपर्कों के ज़रिए से हमने उनको भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिशें की थी। लेकिन पहला ही सबक हमको 1937 में मिल गया। 1937 के अंत में एक रॉकफेलर जूनियर करके जूनियर रॉकफेलर डी करके एक बहुत बड़े व्यवसायी थे। जब उनसे हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने एक मीटिंग अपने परिचितों के माध्यम से हमारी करवाई और उसमें जो पहले मीटिंग हुई थी हमारी जॉन डी रॉकफेलर जूनियर के जो सहायक लोगों के साथ में, तो उस मीटिंग की चेयरमैनशिप करने वाले एक अल्बर्ट स्कॉट करके जो सदस्य थे, सबसे पहला सवाल उन्होंने ही पूछा था कि क्या ये जो पैसा है, ये इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को स्पॉइल तो नहीं कर देगा? आज हम उस अल्बर्ट स्कॉट जो सदस्य थे, उनके बहुत-बहुत आभारी हैं, क्योंकि उनके इस सवाल ने ही दोस्तों इस सातवीं ट्रेडिशंस का आगे निर्माण होने का रास्ता प्रशस्त किया। और बाद में जैसा कि इतिहास है, 1938 के शुरुआत में जॉन डी रॉकफेलर जो व्यवसायी थे, उन्होंने हमको मदद ज़रूर की, लेकिन बहुत ही छोटी मदद की जिससे हम अपना काम स्टार्ट कर सके और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा देने से हमको इनकार कर दिया। मेरे ख्याल से शुरुआत में $5000 या कुछ दिया था उन्होंने और जिसके ही मदद से हमने अल्कोहलिक फाउंडेशन बनाया 1938 में। उस अल्कोहलिक फाउंडेशन के ज़रिए से ही हमने
हमारी जिसको हम आज बिग बुक बोलते हैं, जो हमारा बेसिक ग्रंथ है, जिस पुस्तक के नाम से इस फेलोशिप का नाम गिरा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तो उसको लिखने का काम शुरू हुआ। 1939 में वो बनकर तैयार हो गई, मगर दोस्तों उसका सर्कुलेशन ही नहीं हो पा रहा था, कोई खरीद ही नहीं पा रहे थे। हमने शेयर्स निर्माण करके उस पुस्तक का प्रिंटिंग किया था, लेकिन सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से सब कुछ जाम हो गया था और हम बड़े संकट में थे। फिर हमको पैसे की आवश्यकता थी और दूसरी तरफ जो हमारे दोनों को फाउंडर्स है, वो बिल्कुल आर्थिक बदहाली के शिकार थे। उनके घर नीलाम हो चुके थे, घर गिरवी हो चुके थे, मगर उसके बावजूद वो एक का काम कर रहे थे दोस्तों। लेकिन 1940 में फिर एक बार हम जॉन डी रॉकफेलर के पास पहुंचे और उस वक्त भी उन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी शुरुआती ही मदद की और बहुत ज्यादा पैसा देने से हमको इनकार कर दिया। तो इन सारी चीजों से कहीं तो भी ये हमको सीखने को मिला, हम जो बड़े बड़े बहुत प्लान कर रहे थे, एक प्राइमरी पर्पज के साथ में बहुत सारी चीजों को जोड़ने का जो हम काम कर रहे थे, उसकी हवा निकालने का काम, ये जो ईश्वर की आवाज बनकर कुछ लोग हमारी फेलोशिप के प्रोग्राम में आए थे, उनकी वजह से दोस्तों कहीं तो भी ये सीखने को मौका मिला कि हाँ, बहुत ज्यादा अगर ए में पैसा अगर मिक्स हुआ या आया तो कहीं तो भी इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को स्पॉइल कर देगा। मगर दूसरी तरफ एक अल्कोहलिक दोस्तों हमेशा अति विचारों वाला होता है, किसी भी चीज के बारे में अति रंजित तरीके से सोचेगा, या तो है या तो नहीं है। तो जैसे शुरुआती दिनों में ये विचार बहुत हावी था कि भाई बिल्कुल आध्यात्मिकता के साथ पैसा मिक्स नहीं हो सकता और जो भी हमको मिला है, हमको फ्री में मिला है तो फ्री में ही रखना है। हमको क्या आवश्यकता है बहुत ज्यादा पैसा जमा करने की, हम किसी के भी घर में मीटिंग कर सकते हैं। और मैसेज तो ये का काम तो बहुत सिंपल है, एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक को मैसेज देता है, अब इसमें पैसों की क्या आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, ए का मैसेज ठीक तरीके से एक सफरिंग अल्कोहलिक तक जाए, उसके लिए पैसों की भी हमको बिल्कुल आवश्यकता थी। और खास तौर पे हमने इस बात को तब और अनुभव किया जब 1941 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट, जो अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार था, उसमें जो पत्रकार था जैक अलेक्जेंडर, उसने ए के बारे में आर्टिकल्स लिखे और अचानक हजारों की तादाद में हमको लेटर्स आने लगे, रिक्वेस्ट्स आने लगी। अल्कोहलिक फाउंडेशन में तब दो ही काम करने वाले लोग थे, एक हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू और दूसरी थी नॉन अल्कोहलिक जो सेक्रेटरी थी रुथ। ये दो ही लोग काम करने वाले थे और अब जो हजारों की तादाद में हमको इंक्वायरी जा रही है, उनको रिप्लाई करना, उनको कहीं तो भी ए के प्रोग्राम के बारे में बताना, ये उन दोनों के लिए भी पॉसिबल नहीं था दोस्तों अकेले। और उन सारी चीजों को रिप्लाई करने के लिए, मैसेज कैरी करने के लिए बिल्कुल पैसों की बहुत आवश्यकता थी। मगर जैसा कि एक तत्व जो हम सब पर हावी था कि हम पैसा और आध्यात्मिकता मिक्स नहीं कर सकते, पैसे का नाम लेना भी उस वक्त कहीं तो भी बहुत गलत माना जाता था। अगर कोई ए का मेंबर यदि ए के अलावा ए का कोई भी काम अगर पैसों से भी करने की कोशिश करे, तो उसे बिल्कुल एक दुश्मन के तरीके से ट्रीट किया जाता था। इस तरीके से हमारी पैसों से दुश्मनी थी। मगर जो ए का कैरिंग द मैसेज का काम है, पीड़ित शराबी तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने की बात है, तो बेशक दोस्तों उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। और इसीलिए अल्कोहलिक फाउंडेशन को फेलोशिप को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि ये जो हजारों की तादाद में जो हमको लेटर्स आ रहे हैं, एक ह्यूमन क्राई है अल्कोहलिक लोगों का, उनके परिवार के लोगों का, तो उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है और उसके लिए हमको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। तो जो ग्रुप्स है, उस वक्त जो भी ग्रुप्स थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम $1 पर ईयर तो भी वो अल्कोहलिक फाउंडेशन को दे। मगर दोस्तों ये अपील करने के बावजूद रिजल्ट बड़े बराबर नहीं थे, पैसा उस तादाद में नहीं आ रहा था जिस तादाद में आना चाहिए, और जैसे तैसे हमारा काम हम चला ही रहे थे। आज दोस्तों ये जो उस वक्त रिक्वेस्ट की गई थी, आज हम देखते हैं कि समय के साथ साथ बिल्कुल इसमें प्रगल्भता आई है
और दुनिया भर में जहाँ भी एक ग्रुप है, वो इस जिम्मेदारी को आज निभाते हैं। आज हर एक ग्रुप और हर एक का मेंबर, ये जो कंट्रीब्यूशंस की प्रथा उस वक्त शुरू की गई थी अल्कोहलिक फाउंडेशन के जरिए से, तो आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादातर जो ग्रुप है वो इसको निभा रहे हैं। वो अपना कंट्रीब्यूशन सर्विस बॉडीज को जरूर देते हैं, इंटर ग्रुप को देते हैं, जीएसओ को देते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में जीएसओ इंडिया है, वैसे ही वर्ल्ड में जीएसओ न्यूयॉर्क है। और इनका सारा काम जो चलता है दोस्तों, तो ये हमारे कंट्रीब्यूशन से ही चलता है। तो कहीं तो भी दोस्तों, ये जिम्मेदारी की जो भावना है, वो समय के साथ, अनुभव के साथ हम में आई कि जब हम एक तरफ कहते हैं कि ए का मैसेज कैरी होना चाहिए, एक पीड़ित शराबी की जान बचाने का काम है और इन सारी चीजों के लिए पैसा लगेगा, तो हम किसी भी आध्यात्मिक तत्वों को ऐसे ही हम इतना स्ट्रिक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते कि हमारा काम करना ही मुनासिब हो जाए और मुश्किल हो जाए। तो ये बीच का जो रास्ता है, वो धीरे धीरे खुलने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पैसा और स्पिरिचुअलिटी मिक्स हो सकती है। बिल डब्ल्यू ने अपने अनुभव से बताया है कि कैसे एक एक जो सफरिंग अल्कोहलिक था, जो शराब के विड्रॉल से कांप रहा था, तो वो उसको अपनी जेब से उदारता से $5 दे देते हैं। लेकिन जब बात ग्रुप में आने के बाद में ग्रुप का सेक्रेटरी जब अनाउंस कर रहा है कि ग्रुप की हालत बड़ी खराब है, हमारी ये जगह जा सकती है अगर हमने रेंट नहीं भरा, इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा या और भी जो ग्रुप के खर्चे होते हैं, तो वहां बिल डब्ल्यू का जो जेब में हाथ जाता है तो वो सिक्के टटोलने लगता है। बिल की कहानी से दोस्तों मुझे अपने भी अनुभव याद आ गए कि ऐसे तो मैं अनगिनत कारणों पे पानी की तरह पैसा बहा देता हूँ, जो बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं होते। वहां मैं अपने अहंकार को सेटिस्फाइड करते रहता हूँ। लेकिन जब ग्रुप में किटी डालने की बात आती है, किटी का बॉक्स मेरे सामने में आता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि छोटा से छोटा जो योगदान क्या हो सकता है। अभी तो कम से कम नोट तो भी डाले जाते हैं हमारे यहाँ। मैं जब पहले 14 साल पहले, 15 साल पहले ए में आया था, तो मैं अक्सर दोस्तों उस डब्बे में जो किटी का जो बॉक्स होता है, टन की आवाज सुनता था। यानी साफ मतलब है कि किसी ने 2 रुपया, 1 रुपया या 5 रुपया डाला है। तो ये उस वक्त स्थिति थी और मैं खुद भी वो काम करता था, क्योंकि जिम्मेदारी की भावना ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी कि मैं जो जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं चाय पी रहा हूँ तो चाय का भी अपना पैसा दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। धीरे धीरे सीखना पड़ा सेल्फ सपोर्ट। भाई, हम अपना खर्चा खुद उठाए और सिर्फ मैं चाय का ही पैसा डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सेल्फ सपोर्ट तो कर रहा हूँ, अपना चाय का पैसा तो डाल रहा हूँ, फिर ए को मदद कहाँ कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे सीखने को मिला कि वो चाय के पैसे तो डालना ही है, अपना खर्चा तो उठाना ही है, लेकिन साथ में मुझे एक ही भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आज मेरी जैसी जिंदगी अच्छी हुई है, वैसे ही आज मेरा दायित्व है, फ्री में मिला है मुझे, तो ये मुझे फ्री में ही बांटना पड़ेगा। लेकिन ए का काम करने के लिए कहीं तो भी पैसों की भी आवश्यकता है। जब हम पॉम्पलेट छापते हैं, बैनर्स छापते हैं, कहीं मीटिंग चल रही है हमारी, कई कई जगह रेंटेड रूम्स होते हैं, कई जगह हमको चैरिटी के तौर पे दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का मेंटेनेंस हमने देना चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रिक बिल्स हमने देने चाहिए। तो जहाँ मेरा होम ग्रुप है वहाँ हम ये करते हैं, हम मंथली नहीं तो क्वार्टरली उनको एक अमाउंट देते हैं। तो ये सारा पैसा आएगा कहाँ से? तो ये सारे खर्चे उठाने के लिए ही ये जो सातवीं सातवीं ट्रेडिशंस है, वो मुझे आगाह करती है, सिखाती है कि हर एक समूह जो है वो सेल्फ सपोर्ट होना चाहिए और उसमें जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने ग्रुप को सेल्फ सपोर्ट बनाने के लिए क्या करूं। यदि ए का ये तत्व नहीं होता और अगर हम बाहर से पैसा लेते, तो हो सकता था कि जिनसे हम पैसा ले रहे हैं या आर्थिक मदद ले रहे हैं, तो वो हमको डोमिनेट करने का काम करे। हमने कई बार देखा है कि बहुत जगह जहाँ बाहरी लोग पैसा देते हैं, तो कोई अपने नाम की पार्टी लगाने के लिए बोलता है, कोई उनके बिजनेस में हस्तक्षेप करने के लिए बोलता है। ठीक ऐसे ही अगर हमने ये परंपरा नहीं बनाई होती और अगर हमने बाहरी लोगों से अगर पैसा लिया होता, तो सीधी बात है कि वो हमको डिक्टेट करते। हम अपने
प्राइमरी पर्पज जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, एक पीड़ित शराबी को ए का मैसेज कैरी करने का, उसकी जान बचाने का, शायद हम उसको नहीं कर पाते। और ये भी अनुभव से ही हमने सीखा। शुरू में ही दोस्तों हमको एक ग्रुप को $5,000 आप जिस तरीके से भी ए का काम करना चाहिए कीजिए, ये बोलकर दिए गए। और उसके बाद में उस ग्रुप में जो परेशानियां पैदा हुई उन $5,000 की वजह से, इसका उदाहरण उस वक्त की फेलोशिप के सामने में था। और उस उदाहरण के बाद में लोग काफी डर चुके थे कि बाहरी पैसा लेना कैसे गलत हो सकता है, कैसे हमारे लिए पैसा घातक है। लेकिन कहीं तो भी एक विपरीत सोच भी उस वक्त पैदा हुई कि हमने बिल्कुल ही पैसों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। मगर धीरे धीरे हमने अनुभव से सीखा दोस्तों कि ए का काम करने के लिए पैसों की भी आवश्यकता है। और बाहरी मदद जब हम नहीं लेते हैं, लेकिन एक ए का मेंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मदद कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी और मनी मिक्स हो सकती है, पैसा और आध्यात्मिकता मिक्स हो सकती है। और उसके लिए सबसे बेटर जगह है किटी बॉक्स। जो ग्रुप में बॉक्स घूमता है, उसमें यदि हम पैसा डालते हैं, तो वो पैसा कहीं तो भी एक आध्यात्मिक तरीके से एक पीड़ित शराबी को मैसेज पहुंचाने का और उसकी जिंदगी बचाने का काम करता है। तो ये एक ही जो किटी का बॉक्स है, वो एक सही जगह है कि जहां हम अपने पैसे को आध्यात्मिकता से मिक्स कर सकते हैं, किसी की हम जान बचा सकते हैं। ये धीरे धीरे हमने अनुभव से सीखा। 1948 में हमारी और एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई, जब हमारे सामने में अल्कोहलिक फाउंडेशन थी, जिसमें हमने अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज भी रखे थे। नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज जो समाज में जो गणमान्य लोग होते हैं, हमारा ऐसा मानना था कि हम अल्कोहलिक लोग पूरी तरीके से 100% समझदार नहीं हो सकते। मगर ऐसे ही अन्य जो बाहरी समाज में एक्टिव जो लोग हैं, उन लोगों की भी अगर हमने मदद और गाइडेंस लिया, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और यही सोच के दोस्तों जो अल्कोहलिक फाउंडेशन 38 में बना था, 1938 में, तो उसमें दोनों तरीके के लोग थे। अल्कोहलिक लोग भी थे और नॉन अल्कोहलिक लोग भी थे। आज भी वो सिस्टम हम अपने ए में देखते हैं कि हम जब जीएसओ में ट्रस्टी चुनते हैं, तो कुछ नॉन अल्कोहलिक होते हैं और कुछ अल्कोहलिक लोग होते हैं। और जिसकी वजह से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमको समय समय पे मिलते रहता है। तो ऐसा ही एक मसला 1948 की ट्रस्टी मीटिंग में आया कि जहाँ पता चला दोस्तों कि एक कोई लेडी थी, उसने मरने के पहले $10,000 हमारे लिए बिल के तौर पर करके रखे हैं। अब सवाल था कि ये पैसा हमने लेना चाहिए या नहीं चाहिए। और उस वक्त फाउंडेशन की हालत बड़ी खराब थी, सर्कुलेशन किताबों का हो ही रहा था, मगर उसी से दोस्तों हमारे सारे खर्चे चल रहे थे। $1 पर ईयर की डिमांड यानी एक अपील हो चुकी थी ग्रुपों को, मगर उस तरीके से पैसा फाउंडेशन को नहीं मिल पा रहा था। और हम कैरिंग द मैसेज ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये पैसा हमने लेना चाहिए, इसमें क्या गलत है। और ऐसा हर पैसा हमने लेना चाहिए ताकि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से ए का काम कर सके। मगर दोस्तों जो अनुभव के माध्यम से हमने पहले ही सीखा था, और हमेशा एक ही जो हर जो काम होते हैं वो चर्चा से होते हैं, डिबेट से होते हैं। और ऐसी डिबेट्स चर्चा में ही दोस्तों अच्छे अनुभव भी आते हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं। तो जो अपोजिशन करने वाला जो वर्क था, उन्होंने भी कहा कि यदि आज हमने ये ऐसा पैसा लिया, बात सिर्फ $10,000 की नहीं थी, कम से कम हाफ हाफ मिलियन डॉलर्स हमको देने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। और यदि हमने ये $10,000 ले लिए, तो नियम बन जाएगा, हम बाकी के लोगों को भी ना नहीं बोल पाएंगे। और ये जो जरूरत से ज्यादा पैसा अगर हमारे एम में आ गया, फिर उसके परिणाम क्या होंगे। जो पैसा देगा वो हमको डिक्टेट करने की कोशिश कर सकता है, मनी आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा प्रॉपर्टी और मान सम्मान की भावनाएं आ जाएगी, उससे हमारे प्राइमरी पर्पज को नुकसान हो सकता है। तो क्या हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बचा पाएंगे उस स्थिति में। और ऐसे में दोस्तों सब कुछ विचार विमर्श करने के बाद उस वक्त दोस्तों एक बहुत बड़ा निर्णय अल्कोहलिक फाउंडेशन ने लिया कि हम किसी भी तरीके का ऐसा जो कंट्रीब्यूशन है, वो पूरी तरीके से नकार देंगे।
हमने कारपोरेट पॉवर्टी का सिद्धांत स्वीकार किया। कारपोरेट पॉवर्टी यानी सामूहिक गरीबी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आज भी इस तत्व के साथ में है कि हम सामूहिक रूप से गरीब रहेंगे। हम अपने ग्रुप में या जो भी सर्विस बॉडीज है, काम करते वक्त एक हम जिसे उस सिद्धांत को कहा गया दोस्तों कि एक प्रूडेंट रिजर्व रहेगा कि जो कभी भी जैसे अचानक कोई समस्या उत्पन्न होती है और परेशानी उत्पन्न होती है, कोई खर्चा आता है, तो उसके लिए उसको निपटने के लिए एक प्रूडेंट रिजर्व और उसके साथ में रनिंग एक्सपेंसेस, जो हमारा ग्रुप का जो चालू खर्चा होता है, वो चालू खर्चे के लिए एक अमाउंट रहेगा और एक अमाउंट रहेगा प्रूडेंट रिजर्व के तौर पे कि कभी भी आकस्मिक कोई अगर बात आती है ग्रुप के खर्चे के लिए तो उससे हम ये करेंगे। मगर जो बाकी का जो पैसा बचता है वो हम अपने पास न रखते हुए उसको हम कैरिंग द मैसेज में लगाएंगे या और भी जो सर्विस बॉडीज है, जैसा हमारे इलाके में इंटर ग्रुप है या जीएसओ है। अगर इन ग्रुप के तौर पर देखा जाए तो वो ग्रुप जो बचा हुआ पैसा इंटर ग्रुप को दे सकता है, जीएसओ को दे सकता है। और जो जीएसओ है या जो इंटर ग्रुप है वो भी दोस्तों उनके पास में इस तरीके का जो अतिरिक्त पैसा बचता है वो जल्द से जल्द वो कैरिंग द मैसेज के काम पे लगाते हैं। मैंने अपने अनुभव से, अपने नजरों से देखा है दोस्तों कि कई बार कई ग्रुप जरूरत से ज्यादा अपने पास में पैसा जमा रखने के बाद उन पैसों का कहीं तो भी मैंने दुरुपयोग होते देखा। कई कई बार तो जो ग्रुप के जो जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं वो उस पैसे का दुरुपयोग कर डालते हैं और बाद में उनका मीटिंग में आना बंद हो जाता। कई लोग फिर दोबारा शराब की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो जरूरत से ज्यादा पैसा अगर जमा हो गया तो हमारे मन में भी विचार आता है कि हमने फलाना काम करना चाहिए, हमने फलाना काम करना चाहिए, जो कि एक के लिए कोई जरूरी भी नहीं होता। कई बार दोस्तों जो पैसा हम साल भर जमा करते हैं, वैसे तो साल भर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने एमए और अपने ग्रुप से सीखा, तो मेरे ग्रुप के ओल्ड टाइमरों ने बताया कि 3-3 महीने में हिसाब करके अगर अतिरिक्त पैसा ज्यादा है तो हमने अन्य सर्विस बॉडीज को, जैसे इंटर ग्रुप है या जीएसओ है, उनको भेज देना चाहिए या फिर उसको कैरिंग द मैसेज के काम में लगा लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा पैसा अगर हमने ग्रुप में जमा रखा तो कहीं तो भी वो हमारे ग्रुप के आत्म शांति के लिए और और भी अन्य विवादों के लिए कहीं तो भी वो कारणीभूत हो सकता है। बड़े दुख की बात है कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक एक रुपया जो हम किट्टी में जमा करते हैं, साल के अंत तक एनिवर्सरी में वो सारा खाने में उड़ा दिया जाता है। जो पैसा कैरिंग द मैसेज का है वो पैसा इस तरीके से जब हम लोग खाने खर्चे में जब हम उसको उड़ाते हुए देखते हैं तो दुख पहुंचता है। क्योंकि एक तो पहले ही हम कारपोरेट पॉवर्टी, जो सामूहिक गरीबी का सिद्धांत अपना चुके हैं, हमारे पास में वैसे भी ज्यादा पैसा होता नहीं है। और इस तरीके से जब हम पैसा जमा करते चले जाते हैं और एक ही दिन में उनको ऐसे गैर जरूरी कामों में फूंक देते हैं। ए का प्रोग्राम दोस्तों कीप इट सिंपल का प्रोग्राम है, लेकिन अभी तो मैं देखता हूँ कि ए में चाहे एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, ऐसे शाही तरीके से जैसा किसी की शादी हो रही है इस तरीके से सेलिब्रेशन होता है, जो बिल्कुल दोस्तों एक गलत तरीके का मैसेज कैरी करता है। हमारे शहर में एक ग्रुप था कि जो बिल्कुल अच्छे धनाढ्य लोगों से भरा हुआ ग्रुप था, लेकिन ए का जो कीप इट सिंपल का जो फार्मूला है, जब उसको उसने पालन नहीं किया और चाहे एनिवर्सरीज हो, बर्थडेज हो, ऐसे प्रोग्रामों में बहुत ज्यादा चकाचौंध दिखाना और फिर उसमें खाना हो रहा है, बहुत कुछ और भी चीजें हो रही है, तो उसकी वजह से जो जगह के मालिक हैं उनके कान खड़े हो गए। अरे भाई, जब इनको हम कोई यानी मंथली कंट्रीब्यूशन देने के लिए कहते हैं किराए के तौर पे, तो ये कहते हैं कि हमारी संस्था गरीब है। और दूसरी तरफ ये इनका जो बजट होता है एनिवर्सरीज का या और भी चीजों का, तो बहुत शानो शौकत से ये काम करते हैं। तो एक ग्रुप ने सीधे डिमांड कर दी दोस्तों कि हमको कम से कम 5,000 रुपये महीना हमको किराए के तौर पे चाहिए, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। कैसे जैसे तैसे हमने उनसे ये कमिटमेंट किया कि ठीक है, हम 5,000 साल का आपको देंगे। लेकिन दोस्तों ये कमिटमेंट करने वाले लोग कल थोड़ी रहने वाले हैं। और इस तरीके से जब होता है
तो दोस्तों हमारी ग्रुप की जगह भी खतरे में होती है। आखिरकार वहां से वो ग्रुप की जगह हट गई। तो हमको कहीं तो भी आज जो मनी मैटर है उसको बहुत सोच समझ के विचार करना पड़ता है, खास तौर पे एक आध्यात्मिक प्रोग्राम के सामने में रखते हुए। अगर हमको खाना खिलाना है, हमको शानो शौकत दिखाना है, तो पर्सनली हम अपने घर में ऐसे प्रोग्राम ले सकते हैं, चाहे हमारे बर्थडे का सेलिब्रेशन हो या और हो। लेकिन जहां तक ए का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि ए का प्रोग्राम एक आध्यात्मिक प्रोग्राम होने की वजह से जितना कीप इट सिंपल में वो रखा जाए, उतना वो ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, ज्यादा अच्छे ढंग से कैरिंग द मैसेज का काम करता है। ये जो मुद्दा है ये हमारी एपीपीटी से भी जुड़ा है, हमारे स्वावलंबन की चीजों से भी जुड़ा है। इसीलिए दोस्तों इसको मैंने शेयर करने की कोशिश किया। तो ये जो परंपरा है, जो सातवीं परंपरा, क्यों हमको इस परंपरा के माध्यम से यूनिटी कायम करने का एक होप मिलता है, तो उसके पीछे का कारण यही है कि यदि हम बाहर से किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं लेंगे, हम दूसरों के अधीन नहीं रहेंगे, तो हमको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। यदि हमने बाहर से कंट्रीब्यूशन लेना शुरू किया, लोगों से आर्थिक मदद लेनी शुरू की, तो वो हमको डिक्टेट करना शुरू करेंगे। शुरुआत में अगर किसी से मदद ली भी, जैसा कि हमारे ए के फाउंडर्स ने भी ली थी, लेकिन बाद में हम उन लोगों ने ही हमको सिखाया कि ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। आर्थिक मदद आपको शुरुआत में दी जाती है, लेकिन अगर इसको स्पॉइल होने से बचाना है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज दोस्तों इस सेल्फ सपोर्ट का जो सिद्धांत हमने अपनाया, आज यही वजह है कि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ए में नहीं होता। हम खुले मन से, खुले तौर पे ए का कैरिंग द मैसेज बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और इस सिद्धांत ने दोस्तों मेरे जैसे शराबी की भी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। हमेशा हर चीज के लिए दूसरों पे निर्भर रहने वाला, हमेशा हाथ फैलाए हुए खड़े रहने वाला, कहीं तो भी दोस्तों, चाहे वो शराब के मामले में हो या भावनात्मक सुरक्षितता के मामले में हो या अन्य चीजों की या प्रेम के मामले में हो, मैंने हमेशा लोगों से डिमांड ही की है। मैंने कभी देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि देना मेरा स्वभाव ही नहीं था। मैं सिर्फ लेना जानता था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने सही मायने में मुझे सेल्फ सपोर्ट सिखाया। ऐसा नहीं है कि हम हमारी निजी जिंदगी में लेन देन नहीं करते, किसी से मदद लेते ही नहीं, बिल्कुल ऐसा एक कहना नहीं है कि हम अपनी निजी जिंदगी में लेन देन न करें। वो तो एक नियम है हमारे सामाजिक जीवन का, जरूरत पड़ती है लेना भी पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मेरा स्वभाव था कि मैं हमेशा दूसरों पे हर बात के लिए डिपेंड रहता था, ए का प्रोग्राम और खास तौर पे ये जो सात्विक ट्रेडिशंस है, ये हमको सिखाती है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने पाँव पे खड़े रहे, बजाय दूसरों पे निर्भर रहने के। तो इस सेवन ट्रेडिशन ने दोस्तों, जहां मुझे ए में काम करते वक्त मैंने कैसे अपने ग्रुप के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, मेरा ग्रुप बाहर से पैसा नहीं लेता, ए से बाहर से पैसा नहीं लेती, तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो अगर आर्थिक संकट में है या उसको आर्थिक आर्थिक चीजों की अगर गरज गिरती है, तो मैंने वो देनी चाहिए। किटी में अपना योगदान डालना या ए के किसी भी प्रोग्राम को आर्थिक मदद करना, ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। ये मैं अपनी सोबराइटी की वजह से कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड की वजह से कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये जो सातवीं ट्रेडिशन का जो सिद्धांत है स्वावलंबन का, हाथ अपने पाँव पर खड़ा होने का, सेल्फ सपोर्ट का, इसने मुझे मेरी अपनी निजी जिंदगी में भी फायदा पहुंचाया है। मैं आज भी लेन देन करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आज देखता हूँ कि पहले जैसा मैं हमेशा हाथ हाथ फैलाकर खड़ा नहीं होता। आज मैं कोशिश करता हूँ कि जहां गरज हो वही मैं मदद लूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा रखूं, अपनी जरूरतों को कम करूं, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी डिमांड्स, अपनी अपेक्षाओं को कहीं तो भी सीमित रखूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी हम हमारा जो प्राइमरी पर्पज है, कैरिंग द मैसेज, इसी तक सीमित रहते हैं। हमारे पहले आए हुए लोगों ने वो सारे सपने देख चुके हैं और उन्होंने इतिहास से सबक सीखा है कि अब यदि हम एक प्राइमरी पर्पज से, यदि हम बाकी लोगों बाकी चीजों को जोड़ेंगे कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम व्यसन मुक्ति केंद्र बनाएंगे, ए के साथ में हम वृक्षारोपण करेंगे, स्वच्छता आंदोलन चलाएंगे, तो ये जो अन्य उद्देश्य है, ये अन्य उद्देश्यों में पढ़कर हम पैसा और प्रॉपर्टी के भी शिकार हो जाएंगे और कहीं तो भी हम अपने प्राथमिक उद्देश्यों को भी ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों ये जो सातवीं ट्रेडिशंस है, हमारी यूनिटी के लिए, हमारी ग्रुप की यूनिटी के लिए, ए की यूनिटी के लिए,
बहुत ही ज़रूरी है और उसका पालन अगर मैं अपने ग्रुप में करता हूँ, तो दोस्तों एक ही एकता को किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस नहीं हो सकता और ठीक वैसे ही मेरी अपनी रिकवरी, अपनी सोब्रिटी भी दोस्तों इस स्वावलंबन के सिद्धांत की वजह से और ज़्यादा मजबूत होके निखरती है। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद। थैंक यू।